नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम डे 5 दिन 5वां लेक्चर अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 पाठ 1 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश में सांख्यिकीय जानकारी को आकृति एवं आलेख में प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें समझेंगे। तो आप देखिए, जो सांख्यिकीय जानकारी है उसको हमें आकृति आलेख में किस प्रकार से प्रस्तुत करना है। तो अर्थशास्त्रीय प्रस्तुति में संशोधनों के निष्कर्षों में सिद्धांतों के निष्कर्षों की विश्वसनीयता का आधार सांख्यिकीय प्रस्तुति पर है। मतलब जो जानकारी हमें संख्या में मिली हुई है उस जानकारी पर हमें विश्वास ज़्यादा होता है। ठीक, अब संख्या में दी हुई या मिली हुई जानकारी पर विश्वास ज़्यादा होता है कैसे, ये थोड़ा एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि ए नाम का एक विद्यार्थी है, इसको मैंने बोला कि 1 किलोमीटर के अंतर पर 8 बजे आप जाओ और देखो कितनी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी की संख्या। ठीक है, तो ये विद्यार्थी 8 बजे 1 किलोमीटर तक गया और आकर बोला कि 150 गाड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद बी नाम का विद्यार्थी को मैंने 9 बजे बोला कि 1 किलोमीटर की दूरी पर आप जाइए और गाड़ियों की संख्या गिनकर लाइए। तो ये विद्यार्थी आता है और बोलता है कि लगभग 200 गाड़ी हैं। कितनी गाड़ी हैं? लगभग 200 गाड़ी हैं। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर 150 स्पष्ट लिखा, यहाँ पर 200 लगभग लिखा। तो आपको खुद विचार आया होगा, खुद समझ में आया होगा कि कौन सी जानकारी एकदम परफेक्ट सही है। 150, 150, क्योंकि 200 में लगभग शब्द लगा है, मतलब इसमें गाड़ियों की संख्या में कुछ कम ज़्यादा ऊंच नीच है। और ये 150 बोला है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, परफेक्ट आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो जानकारी संख्या में मिलती है उस पर विश्वास ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आंकड़ों के द्वारा प्राप्त जानकारी को आलेख या आकृति के द्वारा हम प्रतीकात्मक स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट है विश्वसनीय प्राप्ति स्थान, दूसरा है निरपेक्ष एवं सापेक्ष चल, तीसरा है स्केल माप पसंद करना। तो विश्वसनीय प्राप्ति स्थान मतलब जो जानकारी हमने ढूंढा वो कहाँ से हमको मिली, हम उस किस साइड से ले रहे हैं, कहाँ से, किसके पास से ले रहे हैं। आर्थिक सिद्धांत या निष्कर्ष जानने के आधार पर दिया जाता है। वह सांख्यिकीय जानकारी के प्राप्ति स्थान विश्वसनीय और सर्वमान्य हो, यह अपेक्षित है। जैसे कि भारत की आर्थिक स्थिति दर्शाने के लिए राष्ट्रीय सर्वे, विश्व बैंक की रिपोर्ट या केंद्र सरकार की सांख्यिकीय संस्था इत्यादि के आंकड़े अधिक आधारभूत माने जाते हैं। अधिक आधारभूत माने जाते हैं मतलब कि अगर ये संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय सर्वे है, विश्व बैंक की रिपोर्ट है या केंद्र सरकार की सांख्यिकीय संस्था है CSO, ठीक है, तो अगर ये कोई जानकारी इकट्ठा करके हमारे तक पहुंचाते हैं तो हम इन पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करते हैं। इनके द्वारा दी गई जानकारी गलत होती नहीं है, इसलिए इन आंकड़ों पर हमें विश्वास होता है। क्यों? क्योंकि हमने जानकारी ऐसी जगह से प्राप्त की है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अगला पॉइंट है निरपेक्ष एवं सापेक्ष चल। दो या उससे अधिक चलों के बीच का संबंध आलेख या आकृति में प्रस्तुत करने के लिए यह याद रखना चाहिए कि निरपेक्ष चलों को क्षैतिज अक्ष पर और सापेक्ष चलों को ऊर्ध्व अक्ष पर दर्शाया जाता है। देखिए, निरपेक्ष को किस पर दर्शाया जाता है? क्षैतिज पर। सापेक्ष को किस पर दर्शाया जाता है? ऊर्ध्व पर। मतलब कि जैसे देश, बरसात और वर्षा, वर्ष
ये किस पर आएंगे? निरपेक्ष, मतलब ओ एक्स पर। किस पर आएंगे? ओ एक्स पर। जबकि जनसंख्या, आय, उत्पादन ये किस पर दर्शाया जाएगा? सापेक्ष। सापेक्ष मतलब कि ओ वाई पर। यहाँ पर देखो दिया है, ये सापेक्ष चल मतलब ओ वाई, निरपेक्ष चल मतलब ओ एक्स। उसके बाद है स्केल माप पसंद करना। क्या करना है? स्केल माप पसंद करना। आंकड़ों की आकृति में योग्य रूप से व्यवस्थित करने के लिए योग्य स्केल माप लेना पड़ता है। योग्य स्केल माप कहाँ लिया जाएगा? ओ वाई अक्ष पर, जो रेखा नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है, खड़ी रेखा है उस पर। समय से संबंधित तथ्य हो तो 10 वर्ष के लिए स्केल निश्चित करके, समय से संबंधित तथ्य हो तो क्या करना है? 10 वर्ष के लिए स्केल क्या करना है? निश्चित करके उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। एक बार जो स्केल माप निश्चित किया हो उसे प्रस्तुति के दौरान दर्शाना पड़ता है। उदाहरण दिया है, 1 इंच बराबर 5 वर्ष निश्चित किया हो तो प्रत्येक 5 वर्ष की बढ़ोतरी को दर्शाने के लिए 1 इंच के प्रमाण में ही आगे बढ़ना होता है। विशाल सांख्यिकीय जानकारी को आकृति में संक्षिप्त रूप से दर्शाने के दौरान संबंधित अक्ष पर एसएस निशानी की जाती है, जब ज़्यादा हो जाए तब। अब यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ थोड़ा आपको दिखा दूँ, देखो ये 10-10 का अंतर लिया है, 10-10 का, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का अंतर लिया गया है। कितने का? 10 का, 10 लाख टन का, यहाँ पे लाख टन दिया है, 10 लाख टन का। तो अभी हम इसको समझेंगे तब हमें स्पष्ट होगा। अब हम देखेंगे सांख्यिकीय जानकारी की आकृति या आलेख में प्रस्तुति। सांख्यिकीय जानकारी की आकृति या आलेख में प्रस्तुति। तो आलेख या में उसमें जानकारी में प्रस्तुति करने के लिए देखो स्तंभ आकृति, पास की स्तंभ आकृति और वृत्तांश आकृति दर्शाई गई है। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है स्तंभ आकृति। अब स्तंभ आकृति को समझने के लिए हम थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। देखिए, आकृति में सापेक्ष चल को ऊर्ध्व और निरपेक्ष को क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया जाता है। यहाँ पर गेहूं का प्रति 10 वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, इसकी सांख्यिकीय जानकारी हमारे पास हो तो उसे हम स्तंभ आकृति के द्वारा दर्शा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक तालिका दी हुई है। भारत में गेहूं का उत्पादन प्रति 10 वर्ष में 1900, देखो वर्ष दिया है, उत्पादन लाख टन में दिया है, ठीक है। तो वर्ष 1970-71, 80-81, 90-91, 2000, 2001, 2010 और 2011। तो 1970-71 में गेहूं का उत्पादन भारत में कितना हुआ? 23.8 लाख टन। 1980-81 में भारत में गेहूं का उत्पादन कितना लाख टन हुआ? तो 36.3 लाख टन। 1990-91 में भारत में गेहूं का उत्पादन कितना लाख टन हुआ? तो 55.1 लाख टन। 2000-2001 में भारत में गेहूं का उत्पादन कितना लाख टन हुआ? तो 69.7 लाख टन। 2010-2011 में भारत में गेहूं का उत्पादन कितना लाख टन हुआ? तो 86.9 लाख टन देखने को मिला। उसी के आधार पर बगल में आप देख पा रहे हैं कि एक आलेख पर, ग्राफ पेपर पर आकृति बनी हुई है। डे 4 में मैंने आपको बताया था कि ओ एक्स को निरपेक्ष मतलब क्षैतिज कहते हैं, ओ वाई को सापेक्ष मतलब ऊर्ध्व कहते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। देखिए, ये यहाँ पर एक रेखा मैंने ऐसी खींच दी और एक रेखा मैंने ऐसी खींच दी, थोड़ा संक्षिप्त में समझने के लिए, जानने के लिए। ये O है, ये X है, ये Y है। इसे निरपेक्ष अथवा क्षैतिज के नाम से जानते हैं और स्वतंत्र चल के भी नाम से जानते हैं। इसे सापेक्ष
और ऊर्ध्व और परतंत्र चल के नाम से जानते हैं। अब जानकारी यहाँ आपको देखनी है कि ये OX की रेखा और OY की रेखा आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेदित कर रही हैं। क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदित। जिस स्थान पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित कर रही हैं उसे स्थान को उद्गम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम बिंदु। अब सोचिए, उद्गम बिंदु से प्रथम स्तंभ के बीच की दूरी का अंतर सभी स्तंभों में समान होना चाहिए। मैं जो ये जगह छोड़ रहा हूँ, देखो, उद्गम बिंदु से ये प्रथम स्तंभ के बीच की दूरी का अंतर सभी स्तंभों में कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई समान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्तंभ का मूल्य उसकी चौड़ाई नहीं, उसकी ऊंचाई दर्शाती है। ठीक है। अब निश्चित स्केल माप जो बात आई वो कहाँ आएगा? OY अक्ष पर। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इत्यादि इस पर आएगा। क्या आएगा? OY अक्ष पर निश्चित स्केल माप लिया जाता है। इसके साथ ही मैं आपको थोड़ी जानकारी और देना चाहूँगा कि OX अक्ष पर 3 चीज़ें दर्शाई जाती हैं: समय, स्थान और क्षेत्र। क्या दर्शाया जाता है? समय, स्थान और क्षेत्र। इन तीनों के अलावा बाकी जो कुछ भी, समय मतलब जैसे वर्ष है, महीना है, दिन है, साल है, मास है, ईस्वी सन है, कुछ भी। स्थान मतलब भारत है, अमेरिका है, ठीक है, अलग। क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ठीक। इनके अलावा जो भी जानकारी बचती है वो सारी जानकारी कहाँ दर्शाई जाती है? OY अक्ष पर। जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, गरीबी, अमीरी, बेकारी, साक्षरता। किसी भी वस्तु का उत्पादन किलोग्राम, लाख, टन, क्विंटल अथवा प्रतिशत में दी गई जानकारी दर्शाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो वर्ष दर्शाया गया है और यहाँ पर उत्पादन लाख टन में दर्शाया गया है। निश्चित स्केल माप 10-10 का लिया गया है, तो मतलब 1/10 के बराबर 10 लाख टन होता है। कितना होता है? 10 लाख टन। अब यहाँ पर पहला कितना था? 1970-71 में 23.8। तो देखो ये 20, उसके बाद ऊपर 23.8, ठीक है। 70-71, 80-81 में कितना था? 36.3। 90-91 में कितना था? 55.1 लाख टन उत्पादन। 2000-2001 में कितना था? 69, मतलब 69.7 लाख टन। 2010-11 में कितना हो गया बढ़कर? 86.9 लाख टन। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये स्तंभ आकृति की जानकारी है। इसके साथ ही मैं आपको पास की आकृति की जानकारी देना चाहूँगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पास की स्तंभ आकृति है। यदि निरपेक्ष चल 1 और सापेक्ष चल 2 या 2 से अधिक हो तो, निरपेक्ष मतलब OX, सापेक्ष मतलब OY, यही हुआ ना? ठीक। तो निरपेक्ष चल और सापेक्ष चल 2 या 2 से अधिक हो तो पास की स्तंभ आकृति बनती है। भारत में अक्षर ज्ञान में बढ़ोतरी के बारे में सवाल पूछा जाएगा। समय एकमात्र परिबल है और बदलते चल में स्त्री साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर और कुल साक्षरता दर के बारे में जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, तालिका। गुजरात में अक्षर ज्ञान का प्रमाण प्रतिशत में वर्ष 1951, 61, 71, 81, 91, 1 और 11। पुरुषों के बारे में यहाँ पे अंकों में जानकारी दी है, स्त्रियों के बारे में जानकारी दी है और कुल जानकारी दी है। इन सबको जोड़कर इस पास की स्तंभ आकृति बनेगी। अब पास की स्तंभ आकृति बनाने के लिए सबसे पहले तालिका को समझना बहुत ज़रूरी है।
आपने जो सरल स्तंभ समझा उसके आधार पर ये पास पास की आकृति आपके लिए एकदम सरल हो गई है। आप देख रहे हैं कि वर्ष 1951 में गुजरात में पुरुष साक्षरता का प्रमाण 30.17, 61 में 48.73, 71 में 53.78, 81 में 65.10, 91 में 73.13, 2001 में 80.50, 2011 में 87.23। उसी तरीके से महिलाओं में भी 51 में 12.79, 61 में 12.77, 71 में 29.00, 81 में 38.50, 91 में 48.64, 2001 में 58.60, 11 में 70.73। कुल की बात करें तो 51 में 21.09, 61 में 36.19, 71 में 41.84, 81 में 52.20, 91 में 61.29, 2001 में 69.14 और 2011 में 79.31% साक्षरता का प्रमाण था। अब जिसके आधार पर हम यहाँ पर पास पास की स्तंभ आकृति देखेंगे और समझेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो चल हैं, एक OX है, एक OY है। OX पर जानकारी दी गई है वर्ष 51, 61, 71, 81, 91, 1 और 11। OY पर साक्षरता स्त्री पुरुष और कुल प्रतिशत में जानकारी दी गई है और निश्चित स्केल माप में 1 सेंटीमीटर बराबर 10% का अंतर लिया गया है। देखो यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। ठीक, तो पहला हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई और अंतर समान होनी चाहिए। चौड़ाई इसलिए समान होनी चाहिए कि उसकी ऊंचाई कौन दर्शा रहा है। ठीक, मूल्य कौन दर्शा रहा है, ऊंचाई। उसी के आधार पर ये स्तंभ आकृति बनी हुई है। आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सरलता पूर्वक और अच्छी तरह से समझ में आए। हम देखेंगे वृत्तांश आकृति। संपूर्ण वृत्त एक समष्टि है और उसके भाग को एक संदर्भ के रूप में दर्शाया जाए तो वृत्तांश आकृति बनती है। वृत्तांश अर्थात वृत्त का अंश सबसे छोटी परिभाषा है। वृत्तांश अर्थात वृत्त का अंश। भारत की राष्ट्रीय आय में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए हुए हैं। 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, कृषि, उद्योग और सेवा। तो अब कृषि, उद्योग और सेवा का यहाँ पर क्या दिया गया है, क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय का योगदान, मतलब इन तीनों क्षेत्रों से राष्ट्रीय आय का हिस्सा कितना। तो इन तीनों क्षेत्रों से जो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, कृषि, उद्योग और सेवा। मान लो कि कृषि में जो है वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा 14%, उद्योग में 26% और सेवा में 60%। तो अब सबसे पहले हमें वृत्तांश निकालना होगा। वृत्तांश निकालने के लिए इसको हमें 360 से गुणा करके 100 से भाग देना है। जब हम 14 को 360 से गुणा करके 100 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 50.4। उसी तरीके से 26 गुणे 360 बटे में 100 बराबर कितना आएगा, 93.6। उसी तरीके से 60 गुणे में 360 बटे में 100 बराबर कितना आएगा, 216। अब इन सब का योग करने पर 360 होना चाहिए। अगर 360 होता है तो आपका ये गुणा भाग सही है। अगर 360 से कम या ज़्यादा होता है तो आपका गुणा भाग गलत है, ये मान लीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वृत्तांश बना हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये 0 आएगा।
उसके सामने यहाँ 90, यहाँ 180 और यहाँ पर 270, इसी के ऊपर 370। ये हो गया आपका केंद्र बिंदु। ये लाइन हमेशा सीधी यहाँ तक रहेगी। उसके बाद जो हमने यहाँ पे 26 देखा था, मतलब वो 50.4 देखा था, उसी के आधार पर ये हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से फोल्ड करके बता दूँ। ये देखिए, ये जो 50.4 था वो इसका माप है, ये जो 93.6 है वो इसका माप है, और जो 216 है वो इसका माप है। अब यहाँ पे संकेत बन गया। संकेत उसी तरीके से बनेगा जो आपने आकृति के अंदर शेड दर्शाया है। अगर शेड आपने कृषि क्षेत्र में लाइन वाला दर्शाया है तो जब संकेत बनाएंगे तो यहाँ लाइन ही होनी चाहिए। अगर डैश डैश बना दिया और यहाँ पर लाइन बनाया, संकेत में डैश डैश बनाया, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप गलत मार्गदर्शन दे रहे हैं। उद्योग क्षेत्र में देखो डैश डैश बनाया है तो वही डैश डैश जो है यहाँ पर भी होना चाहिए संकेत में, क्योंकि अगर दोनों में थोड़ा सा अलगाव देखने को मिला, अलग परिवर्तन देखने को मिला, तो गलत संकेत दे रहे हैं आप, गलत मार्गदर्शन दे रहे हैं, ऐसा साबित होता है। तो ये यहाँ तक की जानकारी थी विद्यार्थी मित्रों। अब हम आगे की जानकारी जो है, पाठ अभी पूरा नहीं हुआ है, 1 दिन और लगेगा, तो उसे हम डे 6 में समझेंगे। तब तक आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।